नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत एक बार फिर द टेलीग्राफ की हेडलाइन से। काश आज की तारीख में ऐसे कुछ और अखबार होते, ऐसे कुछ और बड़े मीडिया संस्थान होते, कुछ और ऐसे चैनल होते, कुछ और ऐसे तेवर वाले संपादक होते, तो ऐसी सुर्खियां और ऐसे सवाल देश के नागरिकों के जहन में कुछ तो खलबली मचाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ज्यादातर मीडिया संस्थान मोदी के सामने पूरी तरह से लेटे हुए। तभी तो जिस लाइटनिंग स्पीड से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, जिस तरह से राहुल को संसद से बाहर करने की पूरी प्लानिंग की गई, उस पर सवाल उठाने की बजाय चैनलों पर दिखने वाले चाटुकार चेहरे कल दिन भर बीजेपी प्रवक्ताओं को भी मात देने में जुटे रहे। सू चौधरी, औ देवगन, एन कुमार, औ चोपड़ा, औ देवगन, ए चोपड़ा, ए गोस्वामी, एस चौधरी, जो भी मान लीजिए, ऐसे तमाम पादुका पूजकों में से किसी ने उन तारीखों पर सवाल नहीं उठाया जो तारीख राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस को पहले स्टे करवाने फिर सजा दिलवाने के लिए अहम है। जिन तारीखों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जिस दिन राहुल गांधी ने संसद में अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर सवालों की बौछार कर दी थी, उस दिन से लेकर सजा के ऐलान के बीच की तारीखों में कोई रिश्ता है जो बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े करता है। द टेलीग्राफ ने उन तारीखों का भी जिक्र किया है। अब जरा द टेलीग्राफ की हेडलाइन पर गौर कीजिए, फिर आगे की बात। दो हिस्सों में यह हेडलाइन है, पहले इसे देखिए। टॉप पर दिसंबर 2022 की एक तस्वीर है। संसद की कार्यवाही देखने के लिए स्कूली बच्चे कतारबद्ध होकर भीतर जा रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है जब संसद का सत्र चल रहा होता है। स्कूल कॉलेज के छात्र ग्रुप में पास बनवाकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का चश्मदीद होने के लिए जाते हैं। तस्वीर के नीचे टेक्स्ट है, इफ दीज गेस्ट्स विजिट द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी नाउ दे वोंट सी हिम बट दे विल सी देम। हिम में राहुल गांधी की तस्वीर है, देम के साथ दो तस्वीरें हैं। मतलब अगर ये मेहमान लोकतंत्र के मंदिर को देखने जाएंगे तो राहुल गांधी को नहीं देख पाएंगे, लेकिन उन्हें देखेंगे। किन्हें? अब यहां दो तस्वीरें हैं और दोनों के बयानों का जिक्र है। इनमें से एक परम आदरणीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, दूसरी प्रातः स्मरणीय बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर। दोनों के बारे में आप जानते होंगे। अनुराग ठाकुर के साथ लिखा है, देश के गद्दारों को वाला नारा लगाने वाला शख्स। बगल में, तस्वीर के बगल में लिखा है, जिसके नारे के जवाब में भीड़ की तरफ से आवाज आई थी, गोली मारो सालों को। आपको पता ही होगा कि दिल्ली की सभा में एक मंत्री ऐसे नारे लगाता है जो सीधे सीधे हिंसा के लिए उकसाने वाले नारे हैं, लेकिन उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर की तस्वीर के साथ द टेलीग्राफ ने उन्हें गोडसे को देशभक्त बताने वाली एक्यूज्ड कहा है। प्रज्ञा ठाकुर वही सांसद है जिनके इस बयान के बाद पीएम मोदी ने 2019 के चुनाव के दौरान कहा था, मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन मन ही मन कब माफ कर दिया किसी को पता ही नहीं चला। वैसे उनके नफरती बयान लगातार आते रहते हैं। यहां तक कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अभी हाल के दिनों में ही अपनी एक सभा में लोगों से अपने घरों में चाकू तेज करके रखने की अपील की थी। सीधे सीधे हिंसा के लिए उकसाने वाले बयान दिए थे। एक तरह से कहें तो मरने मारने जैसी बात की थी। यही है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लेकिन मोदी राज में ऐसे लोगों का न तो कुछ बिगड़ा है न कुछ बिगड़ेगा। इसके साथ ही द टेलीग्राफ ने एक शब्द की हेडलाइन दी है, डिसक्वालिफाइड, मतलब अयोग्य। नीचे सब हेडलाइन है जिसे क्रॉस कर दिया गया है। लिखा है, मेनी थिंग्स दैट वी टुक फॉर ग्रांटेड। मेनी थिंग्स दैट वी टुक फॉर ग्रांटेड क्रॉस किया हुआ है। फिर टेलीग्राफ ने विस्तार से पूरे मामले के हर पहलू पर 4 खबरें छापी है। भीतर के पन्ने पर भी टेलीग्राफ में संसद में अडानी पर राहुल के भाषण के दिन की कुछ तस्वीरें ऐसे छपी है।
एक तस्वीर, माफ करिए, एक तस्वीर ऐसे छपी है, राहुल के दाएं और बाएं और पीछे जो सांसद बैठे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन राहुल अब संसद में नहीं दिखेंगे। टेलीग्राफ ने चीनी घुसपैठ से लेकर नोटबंदी के मुद्दे पर राहुल के संसद में दिए गए बयान और उनके स्टैंड का जिक्र किया है। अडानी मुद्दे पर एक मुखर आवाज की संसद में कमी की तरफ इशारा भी किया है। तस्वीर सांकेतिक है। संसद में बीते सालों के दौरान राहुल के भाषणों और मोदी अडानी के रिश्ते को लेकर राहुल के प्रहार से बीजेपी की बौखलाहट का जिक्र करते हुए द टेलीग्राफ ने उन तारीखों का जिक्र किया है जो संदेह पैदा करते हैं। अब आप गौर से सुनिए। फरवरी 7 और फरवरी 16 द टेलीग्राफ ने लिखा है, लीगल प्रोसेस के बारे में भी कुछ गंभीर सवाल हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस 16 अप्रैल 2019 को बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से सूरत कोर्ट में फाइल किया गया। 2021 में राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में जाकर अपना बयान दर्ज कराया। मार्च 2022 में पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी को फिर से सम्मन करने की कोर्ट में अर्जी दी। जब मजिस्ट्रेट एएन दवे की तरफ से राहुल गांधी को दोबारा सम्मन करने की अर्जी रिजेक्ट कर दी गई, तब शिकायतकर्ता ने, पूर्णेश मोदी ने, बीजेपी विधायक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गौर से सुनिएगा। सुनवाई पर स्टे की अपील की। उस सुनवाई पर जो उनके मुकदमे पर हो रही थी। 7 मार्च 2022 को सुनवाई पर स्टे लग गया। हालांकि एक वेबसाइट पर मैंने यह भी देखा था कि शिकायतकर्ता की तरफ से यह कहा गया था कि राहुल गांधी के खिलाफ अभी पूरे साक्ष्य नहीं है, इसलिए स्टे कर दिया जाए। 16 फरवरी 2023 को, करीब 1 साल बाद, बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी फिर हाईकोर्ट गए और यह कहा कि अब हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, सीडी और पेन ड्राइव वगैरह सब मौजूद है। इसके बाद 27 फरवरी 2023 को सूरत के सीजेएम कोर्ट में सुनवाई फिर से शुरू हुई, लेकिन कुछ चीजें बदल गई थी। इस बार नए सीजेएम एचएच वर्मा की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और 23 मार्च को फैसला सुना दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने इन तारीखों पर सवाल उठाया है, खासकर 16 फरवरी 2023 की तारीख पर, जब पूर्णेश मोदी सुनवाई पर लगे स्टे को हटवाने के लिए यह कहकर हाईकोर्ट गए थे कि अभी उन्हें सबूत अब मिल गए हैं जो पहले नहीं थे कथित तौर पर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इन तारीखों के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा अपने ट्विटर पर, अडानी को लेकर 7 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के 9 दिन बाद 16 फरवरी को उनके खिलाफ मानहानि का मामला शिकायतकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में अपना स्टे वापस लेने के कारण तेज हो जाता है। 27 फरवरी को 1 साल बाद बहस फिर से शुरू हुई। 17 मार्च को फैसला रिजर्व हुआ। क्या यह महज संजोग है? सूरत कोर्ट में सुनवाई को लेकर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कुछ सवाल उठाए थे, वो भी सुनिए। ये परसों शाम कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था जब सजा की खबर आई थी। सुनिए। मामला काफी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहां था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया। अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर जयराम रमेश तक कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में मिले अधिकतम सजा और फैसले के तुरंत बाद त्वरित गति से उन्हें संसद से बाहर किए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल से लेकर केरल के मुख्यमंत्री तक तमाम विपक्ष के नेता, लगभग पूरा विपक्ष इस सवाल पर एकजुट है। विपक्ष को रौंदने और बुलडोज करने की मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं के ट्वीट्स और बयान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बेचैनी अब सबके भीतर विस्फोट की शक्ल ले रही है। केंद्रीय एजेंसियों के दस्ते पहले ही विपक्षी दलों के नेताओं के पीछे हैं। आज भी तेजस्वी और मीसा के भारती के पीछे एजेंसियां आज भी हैं।
अब चुनाव से पहले पता नहीं किसकी बारी आ जाए और किसकी गिरफ्तारी हो जाए। अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री जो बीते कुछ सालों से मोदी पर सीधे तीखे हमले करने से बचते रहे थे, उन्हें भी अब लगने लगा है कि लड़ो या मरो जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब नहीं लड़े, अब नहीं बोले तो पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए। शायद यही वजह रही होगी कि राहुल गांधी को संसद से निकाले जाने की खबर के बाद मोदी पर सबसे तीखा हमला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में किया। वो भी सुनिए। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज महाजन जी, बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं, बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं, आज बीजेपी छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बैठिए बैठिए प्लीज। पता नहीं अरविंद केजरीवाल का यह बयान किसी न्यूज चैनल पर आपको दिखा या नहीं, लेकिन यह दिल्ली के मुख्यमंत्री का विधानसभा में दिया गया सबसे तल्ख बयान है। अगर ऐसा बयान विपक्ष के किसी मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी का कोई बड़ा नेता देता तो हर चैनल पर हंगामा हो रहा होता, लेकिन केजरीवाल के बयान को शायद चैनलों ने नोटिस के लायक नहीं माना। विपक्ष के कुछ नेताओं के बयान दिखाकर मीडिया का बड़ा तंत्र खाना पूर्ति तो कर रहा है, सवालों के नाम पर बयान दिखा तो दे रहा है, लेकिन नैरेटिव बीजेपी के पक्ष में ही सेट कर रहा है। चैनलों पर दिखने वाले चेहरों की दलीलें बीजेपी के पक्ष में और विपक्ष के खिलाफ ही दिखाई देती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल उठता है, एक दर्शक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आप कब सचेत होंगे? सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को 26 घंटे के भीतर संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। स्पीकर ने इतनी जल्दबाजी दिखाई जैसे वो कोर्ट के फैसले का ऐसे इंतजार कर रहे हो। इधर कोर्ट के फैसले की कॉपी उनके हाथ में आई, उधर सदस्यता रद्द करने वाली चिट्ठी टाइप हुई और चुनाव आयोग समेत सबको भेज दी गई फटाफट, त्वरित गति से, लाइटनिंग स्पीड, गतिमान से भी ज्यादा तेज। बीजेपी के दर्जनों नेता, सांसद और मंत्री चैनलों पर राहुल की सदस्यता रद्द करने के त्वरित फैसले को सही साबित करने के लिए अवतरित हो गए, और मोदी की सत्ता का चाटुकार मीडिया ढोल मजीरे के साथ उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने में जुट गया जो बीजेपी चाहती है। 2 दिन पहले भी द टेलीग्राफ ने अडानी के सवालों पर मोदी की चुप्पी को कुछ इस अंदाज में छापा था। जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन मोदी ने मुंह पर टेप लगा लिया है, कुछ इस तरह। किसी चैनल ने मोदी से पूछने की हिम्मत नहीं की कि अडानी मुद्दे पर सरकार जांच के लिए क्यों तैयार नहीं हो रही है, उन सवालों के जवाब देश को क्यों नहीं जानने चाहिए, क्यों नहीं पता लगना चाहिए। करा दो जेपीसी की जांच, संसद में बहुमत आपका ही है, जेपीसी में भी आपके लोग ज्यादा होंगे, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, यही विपक्ष कह रहा है। लेकिन मोदी ने तय कर लिया कि आप बोलते रहो, हम मुंह पर टेप लगाकर सुनते रहेंगे। मीडिया मोदी के सामने नतमस्तक न होता तो शायद यह सवाल मोदी के मौन पर भारी पड़ता, लेकिन दौर चापलूसी का है, तभी तो मोदी और उनके मंत्री बेअंदाज होकर विपक्ष को ही निपटाने में लगे।
लंदन में अपने भाषण पर हुए बवाल के बाद राहुल गांधी संसद में ही अपनी बात रखने पर आमादा थे। अब उन्हें संसद से बाहर कर दिया गया है। न रहेंगे राहुल, न पूछेंगे सवाल। अब देखना है कि ऊपरी अदालत राहुल के हक में सजा पर रोक लगाती है या नहीं, उन्हें उनकी जो सदस्यता है वो बहाल होती है या नहीं ऊपरी अदालत से, ऊपरी अदालत के फैसले से। फिलहाल तो चुनाव आयोग भी भीतर ही भीतर जुट गया होगा कि कैसे जल्द से जल्द वायनाड में चुनाव करा दिए जाएं। ऐसे दौर में मीडिया की भूमिका अहम हो जाती है, लेकिन चाटुकारिता ने मीडिया का स्वरूप चारण और भाट जैसा बना दिया है। द टेलीग्राफ, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे कुछ अखबार हैं, कुछ पत्रकार और रिपोर्टर हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग हैं जिन्होंने चापलूसी का लबादा नहीं ओढ़ा है, लेकिन चाटुकार मीडिया की भीड़ में इनकी मौजूदगी नाकाफी है। तभी तो मोदी सरकार विपक्ष को रौंदने के लिए तमाम तरह के हथियारों का इस्तेमाल करती है और मीडिया का बड़ा तबका सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये पर सवाल करने की बजाय उसके फैसले को जस्टिफाई करता है। मीडिया घरानों के मालिक और बड़े बड़े संपादक एंकर मोदी के सामने चाटुकारिता का च्यवनप्राश खाकर लौटते हैं, विपक्ष के खिलाफ सत्ता की तरफ से सुपारी लेकर एक तरफा नैरेटिव तैयार करते हैं। किसी चैनल पर सू चौधरी जैसा जेल रिटर्न एंकर है तो किसी चैनल पर अ गोस्वामी जैसा एंकर मालिक संपादक है। अ देवगन, अ चोपड़ा, पहले भी मैंने नाम लिया था, जैसे कई नफरती चेहरे हैं। ये वही करते और बोलते हैं जो ऊपर से तय होता है। ऊपर मतलब सबका मालिक एक है। अखबारों और चैनलों के मालिक तो हैं ही, लेकिन मालिकों के भी मालिक हैं। और समझ गए होंगे आप मैं किन की बात कर रहा हूं। कुछ कठपुतली हैं, कुछ हथियार हैं, कुछ प्यादे हैं। ऐसे वक्त में विपक्ष के लिए मोदी की सत्ता से लड़ना आसान नहीं है, वो भी तब जब सारी एजेंसियां विपक्ष के पीछे लगा दी गई हो, मीडिया को सुपारी दे दी गई हो, सत्ता के सारे हथियारों के मुंह विपक्षी नेताओं की तरफ मोड़ दिए गए हो। तो लड़ाई के लिए लड़ने और मरने वाला हौसला चाहिए। देखना है कि विपक्ष आने वाले दिनों में अपने तेवर की दिशा क्या तय करता है। और हां, मैं पहले बोल दिया करता था, चैनलों पर दिखने वाले चाटुकार, चौधरी, गोस्वामी ऐसे शब्द सिर्फ सरनेम, लेकिन जैसे लोग अब सरनेम को लेकर नाराज हो सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, इसलिए मैं चौधरी, गोस्वामी सरनेम वाले लोग ऑफेंडेड न फील करें, मानहानि का मुकदमा न ठोक दें, इसलिए मैंने उनके नाम का पहला अक्षर भी इस बार इस्तेमाल किया है। जब राहुल गांधी को सरनेम का जिक्र करने पर, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए यह कहने पर कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों हैं, सजा दिलवाई जा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। अब उम्मीद ऊपरी अदालतों से है, लेकिन सवाल तो यह है कि मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके अगर 10 साल 12 साल के भाषणों को देखेंगे तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा है जिसके आधार पर उनके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा हो सकता था। चाहे संसद में रेणुका चौधरी को शूर्पणखा का हो, चाहे सुनंदा पुष्कर के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का हो, चाहे कांग्रेस की विधवा का हो, चाहे बहुत सारे ऐसे बयानों की लंबी लिस्ट है। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया हो, जो बहुत बड़ा सवाल है, किसी के डीएनए पर अगर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री है, कुछ भी कह सकते हैं। और वो बीजेपी के नेता जिनके बयानों की लंबी लिस्ट है, जिनके आधार पर कई नेताओं को जेल में होना चाहिए, जो हिंदू मुसलमान करते हुए मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार से लेकर मरने मारने की बात करते हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर, मुकदमा। एफआईआर होती भी है तो पुलिस की जो रफ्तार होती है उससे लगता है इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कितनी फटकार के बाद कभी एफआईआर होती है, लेकिन यहां त्वरित गति। यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव आया, उसके बाद सजा होते ही 2 साल या उससे अधिक की सजा होते ही सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जब अगर कोई बीजेपी का विधायक था, जैसे विक्रम सैनी खतौली के यूपी के, जब उन्हें सजा हुई तो कई हफ्तों तक
विधानसभा के स्पीकर ने फाइल को दबा के रखा, लेकिन आजम खान को जब सजा हुई तो 2 दिन के भीतर उनकी सदस्यता खत्म की गई, जिसके बदले वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले उनकी सजा पर स्टे लगाते हुए कि पहले सेशन कोर्ट से फैसला होने दीजिए। ये अलग बात है कि सेशन कोर्ट का भी फैसला उनके खिलाफ आया और ऐसे बहुत सारे मामले हैं, लेकिन चूंकि मामला राहुल गांधी का था तो सब कुछ तयशुदा ढंग से हुआ और कुछ तारीखें मैंने बताई। सवाल अदालत के फैसले या जज या मजिस्ट्रेट के मोटिव का नहीं है, सवाल पूरे प्रोसेस का है, उस एक साल के गैप का है, उस शिकायतकर्ता की तरफ से स्टे के लिए हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाने के वक्त का है, और फिर राहुल और अडानी को लेकर जो कांग्रेस ने जो पीएम और अडानी को लेकर जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए और उसके बाद उस मामले में तेजी का है। फिलहाल विपक्ष के लिए बड़ी लड़ाई है। आज भी तस्वीरें देख रहा हूं, तस्वीरें आ रही है कि मीसा भारती जो लालू यादव की बेटी, तेजस्वी यादव की पेशी, और तेजस्वी यादव को लगातार घेराबंदी तेजस्वी यादव की हो ही रही है, केसीआर की बेटी की घेराबंदी हो ही रही है। ममता बनर्जी का कई बार मौन इस बात की तस्दीक करता है कि ममता बनर्जी कितने दबाव में है, और ये सब तब हो रहा है जब चुनाव में सिर्फ 1 साल बाकी है। चुनौती राहुल गांधी के सामने है, चुनौती कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस अब क्या करेगी? क्या कांग्रेस सड़क पर उतरकर लड़ेगी या कांग्रेस हताशा की तरफ जाएगी? कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हम पहले से ज्यादा आक्रामक होंगे, लेकिन उसके लिए राहुल गांधी को ऊपरी अदालतों से किसी ढंग से उनकी सजा पर स्टे और उन्हें रियायत मिलने की जरूरत है, अन्यथा राहुल गांधी 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 8 साल का मतलब 2024 ही नहीं होता है, 2029 भी होता है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप जैसे लोगों पर, दर्शकों पर मुझे भरोसा है। अगर मुमकिन हो तो सब्सक्राइब करें और मुमकिन हो तो ज्वाइन करें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप जब तक हौसला नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारी बात आप तक पहुंचेगी नहीं। अगर आपको लगे ये ज़रूरी है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।